फोर्थ 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। समृद्धि लक्ष्य इसका रखा गया था 5.7। इसका लक्ष्य था और योजना प्राप्त कर पाई 3.3। % जो है ये योजना अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी। यह गारंटी रणनीति पर आधारित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गारंटी मॉडल। गारंटी मॉडल पर आधारित है। मॉडल पूछता है, लक्ष्य नहीं पूछता है। लक्ष्य तो हम उसे लिखवा दे रहे हैं, टारगेट नहीं पूछता है कितना था और कितना प्राप्त किया, बस मॉडल पूछता है। कभी मॉडल क्या करता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की एक तरफ दे देता है, एक तरफ मॉडल अपने मिलान के लिए। मेरे यहाँ से पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन 5 साल के अंदर में जो सरकार निर्णय लिया जिन संस्थाओं की स्थापना की, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बाकी ये लक्ष्य वगैरह जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य को भी लेके चलेंगे। चलिए मॉडल का मतलब है ना कि जैसे कि हम इसीलिए शुरू किए थे 51 से पहले से मैंने बताया था कि अब अपने देश के जो अर्थशास्त्री थे, उद्योगपति थे और क्रांतिकारी थे, इन तीनों लोगों को लग गया था। लगा कर जब इरविन को झुक के समझौता करना पड़ा। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ उसमें इरविन एक तारीख तक कहिए कि इरविन के ऊपर ब्रिटेन से इतना दबाव आ रहा था कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसी तरह से कांग्रेस में प्रतिनिधि को भेजो, और विशेषकर गांधी। इसलिए गांधी पे आरोप मैं बताया भी था। गांधी पे आरोप बार बार क्यों लगता है? उस समय एक्चुअल में गांधी चाह दिए होते तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी नहीं हुई होती। वो समझौता किए तो लोगों को लगा कि अब अंग्रेज हमसे अब ये समझ गए हैं कि कांग्रेस एक तरह से देश का प्रतिनिधित्व कर ही रही थी। तो जो भी उस समय के बुद्धिमान अर्थात जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लग गया कि अब अंग्रेज बहुत दिन तक रुकेंगे नहीं, और निरंतर चीजें बदलती जा रही थी। आगे बढ़े 1939 देखिए वर्ल्ड वार शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव बनने लगा कि किसी तरह से भारत को शामिल करो, और उसी का फायदा उठा के हम शुरू कर दिए क्या, क्विट इंडिया शुरू कर दिया 1942। तो 1942 से डिसाइड कर दिया था कि अब अंग्रेज बहुत दिन नहीं, चंद वर्षों के मेहमान। इतने में जो भी उस समय के जो अर्थशास्त्री, उद्योगपति और क्रांतिकारी थे अपना अपना मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे, और उसी मॉडल के आधार पे जो योजना आयोग उस समय पर्टिकुलर सरकार जिन अर्थशास्त्रियों में नियुक्त करती थी कि आप 5 वर्ष का जो है प्लान डिजाइन कीजिए। तो जो लोग प्लान को डिजाइन करते थे वह कोई ना कोई अर्थशास्त्री थे। इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता था कि यह पंचवर्षीय योजना फला मॉडल पे आधारित है। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर। ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्री। उसी तरह द्वितीय किस पे आधारित थी?
महालानो बीस और नेहरू, ये दो लोगों का विचार। तीसरी किस पे आधारित थी? जॉन सैंडी, और एक अपने इंडिया के थे कौन? सुकुमार चक्रवर्ती। इन दो लोगों को जिम्मा दिया गया कि जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर जो विकास का मॉडल होगा उस पर आप एक योजना 5 साल का डिजाइन करिए। संसाधन आप जानते हैं ये संसाधन है, और इस संसाधन पर किस सेक्टर को आप फोकस करना चाहते हैं, यही मॉडल है। इसलिए मॉडल पूछ लिया जाता है। मॉडल जब पूछा जाता है तो 3-4 योजनाओं का मॉडल पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन है। एक तरफ दे दिया प्रथम, द्वितीय, पंचम और 9वां पंचवर्षीय योजना, एक साइड में दे देगा मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल, सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। तो इस तरह से जो है इसका मिलान करना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इन योजनाओं के बीच में जिन संस्थाओं की स्थापना हो वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसी के लिए इन लोगों को नियुक्त किया जाता है। जैसे आगे चल कर हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा प्रभाव मनमोहन सिंह का आ जाएगा 1991 के बाद। तो इसका मतलब मनमोहन सिंह के विचार से आगे की जो है प्लानिंग हो रही थी। जैसे कि परिवार का भी एक प्लान जब बनाया जाता है, शादी का ही चलो, घर में शादी पड़ा तो कोई एक व्यक्ति घर का जो है पूरा जिम्मेदारी लेता है कि नहीं, आखिर हमारे पास पैसा इतना है और इस हिसाब से कौन सा बैंड बाजा करें, हाँ? और खाने में क्या क्या हम शामिल करें। लड़की की शादी है तो उसको गाना दिया जाए तो कितना दिया जाए, है कि नहीं? तो यही मॉडल है, कुछ नहीं। चलिए, यह योजना कृषि विकास पर मुख्य रूप से कृषि विकास पर फोकस थी। कृषि विकास, कृषि को छोड़ नहीं रहे हैं कोई भी अर्थशास्त्री कृषि को छोड़ नहीं रहा है। उसके पीछे दो रीजन है। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश, और दूसरी बात कृषि के जो है हमारे इंजीनियर बिना पढ़े हुए हैं, उनको किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं। वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जो पता है कि कौन सा फसल कब बोया जाएगा और किस फसल के साथ किस फसल को जो है साथ में बोया जा सकता है। ये सारी चीजें भी इनका ये मानना था कि जैसे कि भारत का और फ्रांस का, ये दो देश ऐसे हैं दुनिया में कि अपने जो एग्रीकल्चर को छोड़ ही नहीं सकते, वो भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो आबादी कम है तो डेवलप हो शादी कर ली, नहीं तो वहाँ की भी यही कंडीशन है। चलिए, योजना प्रारंभिक 2 वर्षों में, प्रारंभिक 2 वर्ष कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन की, कृषि सेक्टर में जब योजना लागू हुई उस समय 2 वर्ष आज योजना लागू कब हुई थी? 1969 से 74। तो 69 से 71 बहुत शानदार कृषि के सेक्टर में ग्रोथ था इस योजना में। लेकिन आगे के 3 वर्षों में कृषि उत्पादन अचानक गिर गया। क्यों गिर गया होगा? समय पे वर्षा नहीं हो रही होगी, हाँ, पड़ गया होगा। किंतु अंतिम 3 वर्ष उत्पादन में गिरावट देखी गई, उत्पादन में गिरावट। कृषि उत्पादन में गिरावट
कृषि उत्पादन में गिरावट तो हुआ ही। साथ में 1971 में एक फिर राष्ट्रीय आ गया। क्या आ गया? भारत पाक वाद। इस युद्ध में सबसे बड़ी समस्या थी शरणार्थी समस्या। युद्ध से पहले और युद्ध के बाद आज हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आए दिन जो उपद्रव होता रहता है उसमें शरणार्थी को लेकर भी होता है। ये शरणार्थी जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था तो उस समय क्या किए सकते भारत की सीमा घुसने लगे और वार हो गया। तो वार होने के बाद भी शरणार्थी यहाँ घुसे थे। शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है जो अब तक बनी हुई है। इसी योजना के दौरान 1971 में भारत पाक युद्ध और समस्या के रूप में आ गया क्या? शरणार्थी समस्या। शरणार्थी होते हैं या वो शरण लेने आ रहे हैं तो मतलब कोई इंटरनेशनल लॉ है क्या कि हम उसको रोक नहीं सकते? किसको? शरणार्थियों को हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। सेना अपने बॉर्डर पर लगा दें, शरणार्थी की एंट्री होते हैं। हम लीगल टाइम से तरीके से आए हैं तो कभी भी हम बात कर सकते हैं निकलवा दें। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक तुम्हारा खेत है और किसी को जो मेड़ काट के दो जगह पर पढ़ने नहीं दे रहे हो तब तक तुम्हारा सुरक्षित है। और तुम यह मान लिए कि खेत तुम्हारा काश्तकारी है, आगे तो न ले लेंगे और मेड़ काटने वाले को काटने दिए, वो 4 दिन तुम्हारे खेत में घुस गए। उसके बाद से तुमको उस जमीन को लेने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। वो कहेगा कि अपने खेत का नापी करवा दो और नापी करवाने के लिए फिर जो दफा 24 लड़ो। सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिस्टम उस समय हम इसलिए नहीं रोके कि हमारे साथ क्या था कि इंदिरा जी सरकार थी। इंदिरा जी को यहाँ पे एक गेम खेलना था। गेम ये था कि ये हम भारत हैं, यही है ना, ये है आपका बांग्लादेश, ये है पाकिस्तान। और 71 के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों किसके पास था? पाकिस्तान के पास। देखो कितना शानदार दिमाग था इंदिरा जी का कि गेम खेली और उनका यही था कि हम अगर तो इसको अपने में ले लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमसे नाराज हो जाएगी। यदि इसको तोड़ के हम अलग देश बनवा दिए ये हमारा वफादार है। और हमको जो टू साइड से जो डेंजर आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मान लिया कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन। 47 में पैदा हुआ, 47 में पैदा हुआ। गांधी के रामों दिन से अपने वो अच्छा भी था कि मान लो जब बंटवारा होता है तो संपत्ति का भी बंटवारा होता है तो भारत को पैसा दिया उसको कैश। उस पैसे से क्या किया पाकिस्तान हथियार खरीदा चीन से और उस हथियार से 48 में अटैक कर दिया। वही कंडीशन है जो गांव में बड़े शराब पीने वाले हैं सब उन सबको एक और पिलाओ तुम्हारा वक्त हो जाएगा, दूसरा पिलाओगे तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, तीसरा पिला दो तुम्हें बच जाएगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। उसको कहते हैं कि कोई भी इंसान पहला पैक पीता है और पहला पैक दूसरे पैक को पीता है और पहला दूसरा मिलकर तीसरे पैक को पीते हैं। इस तरह से हाँ, तो सेम कंडीशन वही। गांधी तो पैसा इसलिए दिलवाए कि नियम है जब बंटवारा हुआ तो दोनों लोगों को कैश में एक साथ मिलना चाहिए।
गांधी जी क्या जानते थे कि इस पैसे का उठा के जो है चीन से और अमेरिका से हथियार खरीद के हमारे देश पर हमला करेगा? तो जन्मजात शत्रु 65 लड़ लिया, 71 में फिर वही कंडीशन। तो इंदिरा जी का एक था कि दो तरफ से हमको जो खतरा मिल रहा है एक ही देश से, कि यदि पाकिस्तान इधर से भी मोर्चा खोल दे और इधर से भी मोर्चा खोल दे तो हमारे संसाधन जो है दो साइड में बढ़ जाएंगे कि नहीं? और उस समय तो ये एक प्रॉक्सी वार वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था जैसे कि आतंकवाद वाला। तो यदि ये बड़ा नहीं होता, बांग्लादेश अलग नहीं हुआ होता देश, तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं जो इधर से हमारे यहाँ हो रही हैं इधर से भी तो होती। आपको यह भी पता है कि जो ये चिकन नेक वाला एरिया है, यहाँ से इधर हमारे 7 प्रांत हैं जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। उनको अपने तरफ मिलाने में चीन भी लगा हुआ। चीन कहता है कि जो शारीरिक स्ट्रक्चर, जो खान पान, जो त्योहार, वो सब तुम लोग हिंदुस्तान का नाम मना के हमसे सिमिलरिटी है, तो आप लोग तो हमारे ही आसाम उधर बांग्लादेश, पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश होता है, तो यहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ। हमको ये पता है कि चिकन नेक पे हम इतना अधिक खर्चा क्यों करते हैं कि इस पर अगर कोई देश कब्जा कर लिया तो ये सातों के सातों अलग हो जाएंगे, हमसे संसाधन भेज ही नहीं पाए। 2090 के दशक में तो कंडीशन ये थी ये 7 प्रांतों के निवासियों का, जब ये दिल्ली जाते थे तो कहते थे कि हम भारत की राजधानी जा रहे हैं, अपने देश की राजधानी नहीं, भारत की राजधानी जा रहे हैं। इस तरह का जो है दुष्प्रचार चीन की तरफ से यहाँ हुआ था। अब स्थितियाँ कुछ नॉर्मल हुई हैं और ये सब भी जो है भारत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। कभी भी किसी भी देश का जो पेरिफेरियल एरिया होता है, सीमावर्ती, वहाँ पे केंद्र का कसाव कम होता है, संसाधन वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो इन ऐसे लोगों को दूसरे देश द्वारा अपने पक्ष में मोड़ लेना बहुत आसान होता है। तो एक इंदिरा जी की रणनीति ताकि कुछ नहीं, अगर वो अपने जब जनरल उसमें मानेकशॉ थे, उन्होंने पूछा मैडम क्या किया जाए, समस्या तो विकट होती जा रही है। तो इंदिरा जी ने जनरल पूछे कि क्या किया जाए, इंदिरा जी ने बताया कि क्या करना चाहिए तुम बताओ। एक ऐसे जनरल जो प्रधानमंत्री को हाई लेडी करते थे, मैडम कुछ नहीं करते। मानेकशॉ मूवी देखना जो आई और किताबों में भी लिखा है कि वो मैडम नहीं करते थे, उनका एक अपना अंदाज ही था। मानेकशॉ पीएम ऑफ इंडिया की जरूरत किया था, पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा जी। फिर उन्होंने कहा कि क्या उचित है, उन्होंने बताया उचित यही होगा कि एक देश हमारे दोनों तरफ से खड़ा है। एक ही देश है पाकिस्तान, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, और वह जो है अपने जब भी हमारे यहाँ सम्मेलन आप जाती हैं तो वहाँ पर वो यह भी कहता है कि हमको पूरब से पश्चिम जाने के लिए गलियारा चाहिए। सम्मेलनों में बात रखता है। एक दिन यह भी आ सकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के कुछ लोग पक्ष में आ जाए और कहीं भाई रास्ता चाहिए ही चाहिए। और वो कहता था कि हमको जो है यहाँ से घूमकर समुद्र के रास्ते यहाँ जाना पड़ता है, इसलिए हमको जो है लैंड पे गलियारा चाहिए। ये सारी दिक्कतों को समाप्त करना है तो उसके साथ आपके सामने 2 विकल्प है, युद्ध करेंगे हम, यह भी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है 2 से 3 महीना से अधिक युद्ध रोक नहीं पाएगा, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एक विकल्प यह है कि पाकिस्तान को अपने बांग्लादेश को अपने मिला दिया जाए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये आएगा ताकि विश्व बिरादरी में हम एग्रेसिव कंट्री के रूप में पहचाने जाएंगे, जबकि हमारी पहचान एग्रेसिव कंट्री की नहीं है। इसके लिए बस यही है कि इसको जो तोड़ के अलग देश बना दीजिए। मुजीबुर रहमान वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी और मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है बांग्लादेश, या तो ऐसा मानेगी कि हमको देश के रूप में पैदा किया तो इंडिया,
तो इसलिए हमारे साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। अच्छा होता भी है, कभी कभी खालिदा जिया की सरकार कुछ हम आ जाते गड़बड़ा जाता था, लेकिन जब जब शेख हसीना की सरकार रही, शेख हसीना कौन है? मुजीबुर रहमान की बेटी। और उसी समय जब बांग्लादेश बन के तैयार हो गया, तो यही मुजीबुर रहमान जब पहले वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो मंच से भाषण दिए। उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश का। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता जिन्ना, भारत का राष्ट्रपिता गांधी और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कहे थे कि यदि मेरे शरीर से चमड़ा निकाल के जूती बना दिया जाए और इंदिरा गांधी को पहना दिया जाए, तभी जो है इसको जो एहसान की है उस एहसान को मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये उनका दिमाग था। ऐसे उनको भारत का दुर्गा नहीं कहा गया। और दुर्गा के पार देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनको उस समय जो दुर्गा के पार मिली। देख रहे हो कितना शानदार पॉलिसी है। आज आतंकवाद के युग में इधर से भी पाकिस्तान आतंकवादी को भेजता है, इधर से भी भेजता है। क्या कंडीशन होती भारत की? चलिए, तो 71 का युद्ध लड़ा गया। उन्नीस सौ 71 भारत पाक युद्ध हुआ, शरणार्थी समस्या पैदा हुई। आगे क्या हुआ इसमें? पहली बार इस योजना में न्यायिक सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट आया। इसी योजना में सर्वप्रथम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसको पता है? पहली बार इसी योजना में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अवधारणा भी सीखी है। और सोशल जस्टिस क्या है? समाज में अन्याय किस किस क्षेत्र में होता है? देखो कहाँ का अन्याय